गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉइल मैकेनिक्स में शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइएक्सियल टेस्ट द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस इज ए है इक्वल टू 0, बी है इक्वल टू कन्फाइनिंग प्रेशर, सी है इक्वल टू डेविएटर, डी है इक्वल टू डेविएटर शेयर माइनस कन्फाइनिंग स्ट्रेस। ट्राइएक्सियल टेस्ट में जो सॉइल स्पेसिमेन है उस पे एक आता है, इस पर सिग्मा सी, जिसको हम बोलते हैं सेल प्रेशर, और कन्फाइनिंग प्रेशर। ये सॉइल स्पेसिमेन के चारों तरफ लगता है इस तरीके से, सिग्मा सी सिग्मा सी सिग्मा सी। इसके बाद में इस पे जो एक्सियल स्ट्रेस आता है वो होता है सिग्मा डी, डेविएटर स्ट्रेस प्लस सिग्मा डी लगता है इस पर, इसको हम बोलते हैं डेविएटर स्ट्रेस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस पे जो स्ट्रेस आ रहा है वो सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी आ रहा है, और जो वर्टिकल एक्सिस है इस पे जो स्ट्रेस आ रहा है वो है सिग्मा सी। तो यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करता है माइनर प्रिंसिपल एक्सिस को, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करता है मेजर प्रिंसिपल एक्सिस। तो मेजर प्रिंसिपल एक्सिस को सिग्मा 1 से डिनोट करते हैं, तो ये आ गया सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी, और जो माइनर प्रिंसिपल एक्सिस है उसको सिग्मा 3 से डिनोट करते हैं, तो ये आ गया सिग्मा सी के इक्वल। तो यहाँ से देखिए हम क्या देख सकते हैं कि जो सिग्मा 1 है यानी जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो किसके इक्वल आ रहा है, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी, डेविएटर स्ट्रेस प्लस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के इक्वल है। और जो सिग्मा 2 आता है इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये जो माइनर प्रिंसिपल है स्ट्रेस है इसके इक्वल होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ट्राइएक्सियल टेस्ट है इसमें जो इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी सिग्मा 2 है वो किसके इक्वल होता है, तो ये सिग्मा 3 के इक्वल होता है, यानी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के इक्वल होता है। और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा 3, यानी सेल प्रेशर और कन्फाइनिंग प्रेशर के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, इक्वल टू कन्फाइनिंग प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्ट शेयर टेस्ट सफर फ्रॉम विच डिसएडवांटेज, ए है ड्रेनेज कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, बी है पोर वाटर प्रेशर कैन नॉट मेजर्ड, सी है शेयर स्ट्रेस ऑन फेलियर प्लेन इज नॉट यूनिफॉर्म, डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट है उसके कुछ एडवांटेज है। फर्स्ट इसमें है डिसएडवांटेज में ड्रेनेज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। सेकंड इसका डिसएडवांटेज है वो है पोर वाटर प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड। थर्ड है नॉट सुटेबल फॉर कोहेजिव सोइल या
क्ले सॉइल, यानी कि जो डायरेक्ट सीयर टेस्ट है वो ओनली सुटेबल होगा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए ही, क्योंकि इसमें हम क्या है पोर वाटर प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब हम इसको ओनली यूज करेंगे ड्रेन्ड कंडीशन के लिए, और ड्रेन्ड कंडीशन में कौन सा आता है, ओनली कोहेजन लेस सॉइल को कंसीडर करते हैं, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को इसमें कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो डिसएडवांटेज है वो है नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ आता है फेलियर प्लेन इज नॉट वीकेस्ट सेक्शन और प्लेन because it is predetermined। जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है इसमें जो फेलियर प्लेन आता है वो पहले से डिटरमाइंड होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो वीकेस्ट सेक्शन ही हो। और वैसे देखा जाए तो जो फेलियर प्लेन आता है शियर स्ट्रेस के लिए वो क्या है, वीकेस्ट प्लेन होना चाहिए। तो ये सारे इसके डायरेक्ट शियर स्ट्रेस के डिसएडवांटेज है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ट्राइएक्सियल टेस्ट इज कैरिड आउट एज ए है अनकंसोलिडेट अनड्रेन टेस्ट, बी है कंसोलिडेट ड्रेन टेस्ट, सी है ड्रेन टेस्ट, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे हमने देखा कि जो डायरेक्ट शियर टेस्ट है इसको हम यूज करते हैं कंसोलिडेट ड्रेन कंडीशन, और इसका एग्जाम्पल होता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। फिर इसके बाद में आता है ट्राइएक्सियल टेस्ट, इसको हम यूज करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के ऑल टाइप के लिए हम इसको यूज करते हैं। ऑल टाइप का मतलब क्या हो गया, अनकंसोलिडेट अनड्रेन टेस्ट। सेकंड इसमें आता है कंसोलिडेट अनड्रेन टेस्ट। थर्ड आता है कंसोलिडेट ड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेट ड्रेन। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए अनकंसोलिडेट अनड्रेन टेस्ट क्या होता है। तो इस कंडीशन में ड्यूरिंग कंसोलिडेशन and shear stress, no drainage of water is permitted। यानी दोनों ही कंडीशन के दौरान जो वाटर का ड्रेनेज है वो पॉसिबल नहीं है अनकंसोलिडेट अनड्रेन्ड कंडीशन में। और इसका एग्जाम्पल है ये किसके लिए सुटेबल होता है, तो ये है सुटेबल फॉर सैचुरेटेड क्ले।
नेक्स्ट है अपने पास में कंसोलिडेट अनड्रेन टेस्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग कंसोलिडेशन प्रोसेस ड्रेनेज ऑफ वाटर इज परमिटेड एंड ड्यूरिंग सीयर स्टेज नो ड्रेनेज ऑफ वाटर इज परमिटेड। इसके लिए ये टेस्ट हम यूज़ करते हैं फॉर स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अर्थन डैम अगेंस्ट फेलियर कॉज्ड बाय सडन ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर। थर्ड है कंसोलिडेट ड्रेन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग कंसोलिडेशन एंड सीयर स्टेज, दोनों ही स्टेज के दौरान ड्रेनेज ऑफ वाटर है वो परमिटेड होता है। तो ये हम यूज़ करते हैं जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होती है उसके लिए। तो ये इन तीनों में डिफरेंस है। तो जो ट्राई एक्सेल टेस्ट है वो तीनों टाइप्स की जो ड्रेनेज कंडीशन है उसके लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज ए है अनड्रेन टेस्ट, बी है ड्रेन टेस्ट, सी है कंसोलिडेट अनड्रेन टेस्ट, डी है नन ऑफ दीज। तो जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ट्राई एक्सेल टेस्ट का ही एक कंडीशन है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, it is a type of triaxial condition triaxial test in which confining pressure is equal to 0। कन्फाइनिंग प्रेशर को सिग्मा सी से डिनोट कर रहे थे और सिग्मा सी है वो सिग्मा 3 के इक्वल था। तो ये क्या होता है, 0 होता है। यानी इस पे जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है इसके अंदर जो भी सॉइल स्पेसिमेन है उस पे ओनली एक्सियल स्ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं डेविएटर स्ट्रेस, ओनली ये एक्ट होता है, यानी सिग्मा डी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3। तो यहाँ से क्या आ रहा है, सिग्मा 3 क्या है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में सिग्मा 3 0 होता है। तो यहाँ से सिग्मा 1 किसके इक्वल आ गया, सिग्मा डी। यानी जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो डेविएटर स्ट्रेस या एक्सियल स्ट्रेस के इक्वल होता है। अगर हम बात करें कि ये किस टाइप की सॉइल के लिए सुटेबल होता है तो ये ओनली कोहेजिव सॉइल यानी जो क्लेई सॉइल है उसके लिए सुटेबल होता है। और अगर इसकी बात करें कि ड्रेनेज कंडीशन इसमें कौन सी होती है तो ये क्या होता है, अनड्रेन्ड कंडीशन होती है। अनड्रेन्ड टेस्ट इसके लिए क्या करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए कोहेजनलेस सॉइल डिपेंड्स ऑन, ए है ड्राई डेंसिटी, बी है रेट ऑफ लोडिंग, सी है कन्फाइनिंग प्रेशर, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो कोई भी कोहेजनलेस सॉइल है उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ आती है वो उसके ड्राई डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, रेट ऑफ लोडिंग पे भी डिपेंड करती है, जो कन्फाइनिंग प्रेशर आ रहा है यानी सिग्मा 3 है उस पर भी डिपेंड करती है। तो इन सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन shear टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट shear स्ट्रेंथ ऑफ, ए है सैंडी सॉइल, बी है ग्रेवल सॉइल, सी है क्ले सॉइल, डी है ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। तो जो व्हेन shear टेस्ट है, व्हेन shear टेस्ट, इसको
सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल, यानी एस को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड हम यूज करते हैं शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ऑफ हाईली प्लास्टिक क्ले सॉइल। जो वेन शियर टेस्ट है इसको सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, और जो हाईली प्लास्टिक क्ले सॉइल है उसके शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर इसमें एक होता है शियर स्ट्रेंथ क्या आती है, वेन शियर टेस्ट में शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या आती है, तो अगर हम जो शियरिंग कर रहे हैं वो जो वेन है उसके टॉप और बॉटम दोनों से कर रहे हैं, तो इस केस में शियर स्ट्रेंथ आती है T अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन h/2 प्लस d/6। जब हम वेन के बोथ हैंड से शेयरिंग करते हैं तो उस केस में वेन शियर टेस्ट में जो शियर स्ट्रेंथ आती है वो होती है T अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू h/2 प्लस d/6। और अगर वन एंड पे ओनली वन एंड पे हम शेयरिंग कर रहे हैं तो उस केस में इसकी वैल्यू आती है, शियर स्ट्रेंथ आता है T अपॉन पाई डी स्क्वायर h/2 प्लस d/12। तो कई बार एग्जाम में ये फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे T क्या है, अप्लाइड टॉर्क है, D क्या है, डायमीटर ऑफ वेन है, H क्या है, हाइट ऑफ वेन है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C, क्ले सॉइल। वेन शियर टेस्ट को हम क्ले सॉइल के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शियर स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले इज ड्यू टू, ए है इंटरग्रेनुलर फ्रिक्शन, बी है इंटरनल फ्रिक्शन, सी है कोहिजिव, डी है ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम शियर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये आता है S = C प्लस सिग्मा बार 10φ। तो जो क्ले सॉइल है यानी जो कोहिजिव सॉइल है इसमें जो शियर स्ट्रेंथ आता है ये आता है ड्यू टू फ्रिक्शन एंड कोहिजन। फ्रिक्शन एंड कोहिजन की वजह से आता है। कोहिजिव सॉइल में शियर स्ट्रेंथ है वो फ्रिक्शन एंड कोहिजन की वजह से आता है। और अगर कोहिजन लेस सॉइल की बात करें यानी कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करें तो इसमें जो शियर स्ट्रेंथ आता है वो आता है ड्यू टू इंटरलॉकिंग बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स एंड फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन दोनों में कॉमन है। कोहिजन लेस सॉइल में है वो इंटरलॉकिंग होती है और कोहिजिव सॉइल में कोहिजन की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। देखिए अगर क्वेश्चन में अपने को इसमें जो बी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है इंटरनल फ्रिक्शन, बट अभी एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है इसलिए हम कोहिजन को ओनली सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में बी एंड सी ऑप्शन होता तो उस केस में बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोर्स स्ट्रेट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स। ए है मटेरियल फेल्स एसेंशियली बाय शियर, बी है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय स्ट्रेस इन द प्लेन ऑफ स्लिप, सी है फेलियर क्राइटेरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो मोर स्ट्रेट थ्योरी है उसके लिए कुछ अजम्पशन थे और उनमें ये था कि जो मटेरियल है वो मटेरियल फेल ड्यू टू shear
शेयर की वजह से फेल होगा। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है, इसको हम डायग्राम से देखते हैं। ये क्या था, फेलियर प्लेन था, जिस पे शेयर स्ट्रेंथ आती है S = C प्लस सिग्मा वार tan phi। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है मटेरियल की, वो हम किस पे डिटरमाइन करते हैं, प्लेन ऑफ स्लिप पे। इसके अलावा जो मोर ने कंसीडर किया था वो ये था कि जो फेलियर क्राइटेरिया आ रहा है मटेरियल में, ये इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, all of these. Next question is the angle of repose of a soil is the maximum angle which the outer face of soil mass makes. A है with the horizontal, B है with the vertical, C है with the perpendicular to the inclined plane of soil, D है none of these. तो जो angle of repose है, ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो मैक्सिमम एंगल आता है, इंक्लिनेशन आता है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। अगर हम बात करें कि कौन कौन सा फैक्टर है जिन पे एंगल ऑफ रिपोज डिपेंड करता है, तो वो होता है टाइप ऑफ सॉइल, उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है और सॉइल की डेंसिटी क्या है। इन सब फैक्टर्स पे एंगल ऑफ रिपोज डिपेंड करता है। Next question is the cell pressure and pore water pressure is increased from 0.1 Newton per meter square to 0.26 Newton per meter square and 0.07 Newton per meter square to 0.15 Newton per meter square respectively in triaxial test. Then Skempton pore pressure is given by। तो स्कैम्पटन ने पोर प्रेशर के लिए दो पैरामीटर्स दिए थे, एक था बी और एक था ए बार, ए बी। बी के लिए था चेंज इन पोर प्रेशर ड्यू टू चेंज इन सेल प्रेशर, और ये था चेंज इन पोर वाटर प्रेशर ड्यू टू चेंज इन डेविएटर स्ट्रेस। तो ये स्कैम्पटन ने दो पैरामीटर्स दिए थे, ए बार एंड बी। अभी क्वेश्चन में हमें पूछा गया, जो क्वेश्चन में गिवन है वो है सेल प्रेशर, यानी सिग्मा सी की वैल्यू गिवन है, एंड जो पोर वाटर प्रेशर है इसकी वैल्यू गिवन है, यानी हमें बी पैरामीटर इसके लिए बताना है। तो अगर इनकी वैल्यू देखें तो जो सेल प्रेशर है वो 0.1 से 0.26 इंक्रीज हुआ है, तो यानी सिग्मा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल सिग्मा सी की वैल्यू 0.26 माइनस 0.1 यानी 0.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से चेंज इन पोर वाटर प्रेशर देखें तो ये चेंज हो रहा है 0.07 से 0.15, तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में 0.08 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 0.08 अपॉन 0.16, ठीक है। तो यहाँ से जो B की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। अगर B की बात करें कि जो B की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ वेरी करती है, तो B की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड 1 से इक्वल भी 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से लेस देन भी हो सकता है। 0 कब होता है, जब सोइल है ड्राई सोइल हो,
ड्राई सॉइल हो तो उस केस में जो चेंज इन पोर वाटर प्रेशर आता है वो 0 आता है, और फुली सेचुरेटेड सॉइल के केस में जो B की वैल्यू है वो 1 आती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो B की मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। 0 होती है ड्राई सॉइल के लिए, 1 होती है फुली सेचुरेटेड सॉइल के लिए। अगर पार्शियली सेचुरेटेड है तो उसके लिए 0 से 1 के बीच वेरी करती है। एक पैरामीटर हमने अभी देखा था A बार, जो क्या था, डेल UC अपॉन डेल चेंज इन डेविएटर स्ट्रेस। तो इसकी जो वैल्यू आती है यहाँ से A बार किसके इक्वल होता है, AB के इक्वल होता है। तो जो A की वैल्यू आती है वो लेस देन 0 भी हो सकती है, इक्वल टू 0 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है नॉर्मली कंसोलिडेट सॉइल है, ओवर कंसोलिडेट सॉइल है या अंडर कंसोलिडेट सॉइल है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A footing is resting on fully saturated clay strata for checking initial stability and shear parameters are used from A है consolidate undrained test, B है unconsolidated drained test, C है unconsolidated undrained test, D है all of these। तो जो क्ले सॉइल है उसके लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं, UU टेस्ट, unconsolidated undrained test। Next question is in direct shear test the shear stress and normal stress on a dry sand sample at failure are 0.6 kg per centimeter square and 1 kg per centimeter square respectively, then angle of internal friction of sand will be A है 25 डिग्री, B है 31 डिग्री, C है 37 डिग्री, D है 43 डिग्री। तो जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट है उसमें जो शेयर स्ट्रेंथ आती है S इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा बार tan phi। यहाँ पे देखिए जो सॉइल दिया हुआ है वो कौन सा है, सैंडी सॉइल है, और सैंडी सॉइल के लिए कोहेजिव की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू सिग्मा बार tan phi। हमें क्वेश्चन में फाई की वैल्यू पूछी गई है। फाई क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। क्वेश्चन में जो गिवन है वो शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस गिवन है। शियर स्ट्रेस की वैल्यू है 0.6 और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है 1 tan phi। तो यहाँ पे आप नॉर्मल स्ट्रेस भी लिख सकते हो, क्योंकि जो सबसे पहले इक्वेशन आई थी वो क्या थी, नॉर्मल स्ट्रेस को ही कंसिडर किया गया था। उसके बाद में इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, देखा गया कि जो ये स्ट्रेस आ रहा है यानी जो शेयर स्ट्रेंथ आ रही है सॉइल की वो क्या है, वाटर टेबल लेवल से भी अफेक्ट हो रही है। तो यानी उसने क्या, फिर जो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी जगह इफ़ेक्टिव स्ट्रेस को कंसिडर किया था। तो अगर क्वेश्चन में इफ़ेक्टिव स्ट्रेस गिवन है तो अपन इफ़ेक्टिव स्ट्रेस वाला पैरामीटर यूज़ करेंगे, और अगर नॉर्मल स्ट्रेस गिवन है तो नॉर्मल स्ट्रेस वाला पैरामीटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ से देखिए tan phi की वैल्यू आ गई 0.6 और phi की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 0.6। तो phi की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30.96 डिग्री। क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा B 31 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ए है क्ले डिपॉजिट इज मोर पोरस देन सैंड, बी है ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिक्रीज बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, सी है चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट चेंज वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, डी है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले अगर क्ले डिपॉजिट एंड जो सैंड डिपॉजिट है इसमें बात की जाए कि कौन सा ज़्यादा पोरस होता है,
मोर पोरस का मतलब क्या हुआ कि उसमें मोर वॉइड्स प्रेजेंट होने चाहिए, एयर वॉइड्स। अगर हम क्ले और सैंड को कंपेयर करें तो ज़्यादा पोर जो वॉइड्स है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, क्ले में। तो यानी क्ले है वो मोर पोर्स होती है एज कंपेयर टू सैंड। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। बी है ऑर्गेनिक मैटर इन सोइल डिक्रीज बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। तो किसी भी सोइल में अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होंगे तो उस केस में जो बियरिंग कैपेसिटी आएगी सोइल की वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो बी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट चेंज वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। तो जैसा कि हमने एंगल ऑफ रिपोज वाला क्वेश्चन देखा था उसमें बताया था कि ये किस पे डिपेंड करता है, मॉइस्चर कंटेंट पे, टाइप ऑफ सॉइल पे और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो जो सी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, नन ऑफ दीज। यानी जितने भी ए बी सी गिवन है वो सारे करेक्ट है, तो इनमें कोई भी फॉल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज ए फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस ओनली, टोटल स्ट्रेस ओनली, बोथ ए एंड बी। डी है नन ऑफ दीज। तो जो शेयर स्ट्रेंथ है वो या तो नॉर्मल स्ट्रेस का फंक्शन है या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस का। अगर इनिशियल स्ट्रेस की बात करें, इनिशियल जो शेयर स्ट्रेंथ है वो क्या थी, एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस को कंसिडर किया गया था, उसके बाद में इम्प्रूवमेंट करके इसको चेंज कर दिया था, एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा बार टेन फाई। तो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस को कंसिडर किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, इफेक्टिव स्ट्रेस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल दैट कोलम फेलियर एनवल्प मैक्स विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड। ए है कोहिजन, बी है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, सी है एंगल ऑफ रिपोज, डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अगर हम बात करें कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज में क्या डिफरेंस होता है, एंगल ऑफ रिपोज है ये ऑलवेज ग्रेनुलर सॉइल के लिए डिफाइन किया जाता है, ग्रेनुलर सॉइल या कोहिजन लेस सॉइल के लिए, कोहिजन लेस सॉइल यानी सैंड एंड ग्रेवल के लिए डिफाइन किया जाता है। और जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है ये डिफाइन किया जाता है रिजिड बॉडी के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉइल। ए है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, बी है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, सी है डिक्रीज विद इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस, डी है डिक्रीज विद डिक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस। तो जो शेयर स्ट्रेंथ है वो क्या है, एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई और एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा बार टेन फाई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए ऑप्शन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, तो ये रॉन्ग है, इन्वर्सली ये भी इनकरेक्ट है। सी की बात करें डिक्रीज विद इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, डिक्रीज विद डिक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एप्रोप्रिएट ट्राइएक्सियल टेस्ट टू असेस द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी of an unloading problem such as excavation of clay would be। A है UU टेस्ट, B है CU टेस्ट,
सी है CD टेस्ट, D है UD टेस्ट। तो UU का मतलब है अनकंसोलिडेट अनड्रेन टेस्ट, B जो CU है उसका मतलब है कंसोलिडेट अनड्रेन टेस्ट, CD है कंसोलिडेट ड्रेन टेस्ट, D है अनकंसोलिडेट ड्रेन टेस्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C कंसोलिडेट ड्रेन टेस्ट। अगर हम जनरली क्ले की बात करें, क्ले डिपॉजिट की बात करें, तो इसमें जो टेस्ट किया जाता है वो होता है अनकंसोलिडेट अनड्रेन टेस्ट यानी UU टेस्ट किया जाता है। पर यहाँ पे एक टर्म और यूज की गई है कि क्ले सोइल है पर लॉन्ग टर्म के लिए, कि जो अनलोडिंग हो रही है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो इस केस में जब क्ले को हम लॉन्ग टर्म के लिए क्ले डिपॉजिट पर अगर हम लोडिंग कर रहे हैं तो उस केस में ये होता है कंसोलिडेट ड्रेन टेस्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच ए मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स टू suddenly lose its shear strength and to behave as a fluid is called A है piping, B है slide, C है quick condition, D है liquefaction। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा D liquefaction। तो देखिए हमने लास्ट लेक्चर में एक देखा था क्विक कंडीशन और पाइपिंग। क्विक कंडीशन एंड पाइपिंग, और यहाँ पे हम देख रहे हैं लिक्विफिकेशन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए जो क्विक कंडीशन और पाइपिंग अकर हो रही थी, ये कब अकर हो रही थी? जब नेट इफेक्टिव स्ट्रेस या नेट इफेक्टिव वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू 0 हो रहा था। उस केस में क्विक कंडीशन अकर हो रही थी। इस केस में क्या था कि नेट इफेक्टिव स्ट्रेस यानी जो नेट इफेक्टिव वेट आ रहा था वो 0 हो रहा था, और उसकी वजह से उस सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ आ रही थी वो क्या है? 0 आ रही थी। ठीक है, क्योंकि शियर स्ट्रेंथ क्या होता है? S इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा बार टेन फाई। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस 0 है तो अगर हम कोइजन लेस सॉइल की बात करें तो कोइजन लेस में C तो क्या होता है? C 0 होता है, तो S इज इक्वल टू सिग्मा बार टेन फाइव होता है। और अगर ये भी 0 हो गया तो S इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो क्विक कंडीशन में शियर स्ट्रेंथ 0 हो रहा था, बट क्यों हो रहा था? क्योंकि उसमें जो नेट इफेक्टिव स्ट्रेस है या जो इफेक्टिव वेट आ रहा था वो इज इक्वल टू 0 हो रहा था। अगर हम लिक्विफिकेशन की बात करें तो लिक्विफिकेशन में क्या होता है कि जो भी लूज सैंड है, जो लूज सैचुरेटेड सैंड है, उसमें क्या होता है? जो पोर वाटर प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, और पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। अगर पोर वाटर प्रेशर को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो गया तो सैंड के केस में यानी कोइजन लेस सॉइल के केस में क्या होगा? शियर स्ट्रेंथ भी 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही केस में शियर स्ट्रेंथ 0 हो रही है, बट क्विक कंडीशन और पाइपिंग के केस में नेट इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो रहा है, इसलिए वहाँ पे शियर स्ट्रेंथ 0 हो रही है। एंड लिक्विफिकेशन के केस में जब पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तब वहाँ पे क्या इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो रहा है, और जिसकी वजह से शियर स्ट्रेंथ 0 हो रही है। जो क्विक सैंड कंडीशन है ये किस में अकर होती है? फाइन सैंड एंड कोर्स ग्रेवल में। और जो लिक्विफिकेशन है वो होता है लूज सैचुरेटेड सैंड में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। लिक्विफिकेशन है वो लूज सैचुरेटेड सैंड में अकर होता है, और क्विक कंडीशन या पाइपिंग है, या इसको बॉइलिंग भी बोलते हैं, बॉइलिंग ऑफ सैंड, तो ये होता है फाइन सैंड एंड कोर्स ग्रेवल सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉइल मोस्ट
एक्सपेक्टेबल टू लिक्विफिकेशन आर, ए है सेचुरेटेड डेंस सैंड, बी है सेचुरेटेड फाइन एंड मीडियम सैंड ऑफ यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, सी है सेचुरेटेड क्ले ऑफ यूनिफॉर्म साइज, डी है सेचुरेटेड ग्रेवल। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, क्योंकि जो पाइपिंग है वो किस में होता है, लूज सेचुरेटेड सैंड में होता है, और लूज सेचुरेटेड सैंड का जो एग्जांपल होते हैं वो होता है फाइन एंड मीडियम सैंड। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए कंसोलिडेट ड्रेन टेस्ट ऑन ए नॉर्मली कंसोलिडेट क्ले द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास ड्यूरिंग शियर, ए है डिक्रीजेज, बी है इंक्रीज, सी है रिमेनिंग अनचेंज्ड, डी है फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो देखिए दो टाइप की सॉइल होती है, एक होती है डेंस सैंड और ओवर कंसोलिडेट क्ले, दूसरा होता है लूज सैंड और नॉर्मली कंसोलिडेट क्ले। तो जो डेंस सैंड है या लूज सैंड है, तो इन पे जब हम लोडिंग करते हैं तो इसके वॉल्यूम पे क्या चेंज आता है, तो जो डेंस सैंड है उसमें क्या होता है, वॉल्यूम पहले तो डिक्रीज होता है और फिर उसके बाद में क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर हम लूज सैंड की बात करें तो लूज सैंड में जो वॉल्यूम है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए डिपॉजिट ऑफ नॉर्मली कंसोलिडेट क्ले, ए है इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज विद डेप्थ बट वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल एंड अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज विद डेप्थ, बी है इफेक्टिव स्ट्रेस एंड वाटर कंटेंट इंक्रीज विद डेप्थ बट अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज विद डेप्थ, सी है इफेक्टिव स्ट्रेस एंड अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज विद डेप्थ बट वाटर कंटेंट डिक्रीज विद डेप्थ, डी है इफेक्टिव स्ट्रेस वाटर कंटेंट एंड अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज विद डेप्थ। तो देखिए अगर नॉर्मली कंसोलिडेट क्ले की बात करें यानी लूज सैंड के लिए हम देखें तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। सेकंड इसमें जो चेंज आता है वो होता है जो पोर वाटर प्रेशर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अगर पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा माइनस यू। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगा, और अगर इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है तो शियर स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है, इफेक्टिव स्ट्रेस वाटर कंटेंट एंड अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज विद डेप्थ, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an undrained triaxial compression test is carried out on saturated clay sample under a cell pressure of 100 kN per meter square. The sample failed at a deviator stress of 200 kN per meter square. Then cohesion of clay is. तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, सेल प्रेशर गिवन है, सिग्मा सी की वैल्यू गिवन है 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सिग्मा सी किसके इक्वल होता है, सिग्मा 3 के इक्वल होता है, जब हमने स्टार्टिंग में ट्राइएक्सल वाला देखा था क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें गिवन है कि जो डेविएटर स्ट्रेस है यानी सिग्मा डी है वो है 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमने देखा था कि जो सिग्मा 1 है वो क्या होता है, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी या फिर सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी।
तो यहाँ से वैल्यू देखिए क्या आएगी 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्ले गिवन है, क्ले में क्या होता है फॉर प्योर क्ले, ये ध्यान रखना है, प्योर क्ले के लिए फाई की वैल्यू 0 होती है और फॉर प्योर सैंड के लिए सी की वैल्यू 0 होती है। ये दोनों टर्म्स याद रखने हैं। तो अभी क्वेश्चन में क्ले गिवन है यानी फाई इज इक्वल टू 0 हो गया। जो फॉर्मूला आता है सिग्मा 1 और सिग्मा 3 में क्या रिलेशन होता है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू होता है सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2, ये इन दोनों में रिलेशन होता है। अब देखिए अगर क्ले के लिए बात करें तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई 0 है, 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो गई, यानी 10 स्क्वायर 45 आ गया, 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 3 आ गया। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2c। हमारे पास में सिग्मा 1 की वैल्यू है 300 और जो सिग्मा 3 है इसकी वैल्यू है 100 प्लस 2c, या 2c इज इक्वल टू आ गया 200 और c इज इक्वल टू आ गया यहाँ से 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर रहेगा 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सॉइल फेल्स अंडर एन एक्सियल वर्टिकल स्ट्रेस ऑफ 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, देन वैल्यू ऑफ कोहिजन विल बी, ए है 41.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी है 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी है 51.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी है 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट दिया हुआ है, यानी ये किसके लिए होता है, ओनली क्ले सॉइल के लिए होता है। इसमें सिग्मा 3 की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। जो सिग्मा 1 है एक्सियल वर्टिकल स्ट्रेस है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा डी डेविटर स्ट्रेस, इसकी वैल्यू है अपने पास में 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्ले है तो इसके लिए जो फाई की वैल्यू आती है, एंगल जो आता है 10 फाई, उसमें फाई की वैल्यू क्या है, 0 है। हमने रिलेशन देखा था सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। तो यहाँ से देखिए सिग्मा 1 इज इक्वल टू, अगर सिग्मा 3 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो गई, यहाँ से क्या आ गया 2c, यानी c इज इक्वल टू आ गया सिग्मा 1/2। और सिग्मा 1 किसके इक्वल है, सिग्मा d के इक्वल है। तो यहाँ से वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी आर स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर कोफिशिएंट, देन फॉर सेचुरेटेड नॉर्मली कंसोलिडेट सॉइल इज, ए है ए ग्रेटर देन 1 बट बी ग्रेटर देन 1, बी है ए ग्रेटर देन 1 एंड बी लेस देन 1, सी है ए लेस देन 1 एंड बी इज इक्वल टू 1, डी है ए लेस देन 1 एंड बी ग्रेटर देन 1। तो जो नॉर्मली कंसोलिडेट सॉइल होती है नॉर्मली कंसोलिडेट सॉइल, इस केस में B की वैल्यू होती है 1 और जो A की वैल्यू आती है वो होती है लेस देन 1। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C। जैसा कि हमने देखा था कि B क्या होता है, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर ड्यू टू चेंज इन डेविटर स्ट्रेस सेल प्रेशर, और A बार जो आ रहा था वो क्या होता है, AB, ये होता है चेंज इन पोर प्रेशर ड्यू टू चेंज इन डेविटर स्ट्रेस।
ये फॉर्मूले हमने देखे थे जिसमें बताया था कि b की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ वेरी करती है, ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल 1। और जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू इज इक्वल टू 0 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। ये किस पे डिपेंड करता है कि नॉर्मली कंसोलिडेट है या फिर ओवर कंसोलिडेट सॉइल है, इन सब पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ड्राई सैंड specimen is put through a triaxial test. The cell pressure is 50 kilopascal and diameter stress at failure is 100 kilopascal. Then angle of internal friction for the specimen is A है 15 डिग्री, B है 30 डिग्री, C है 45 डिग्री, D है 60 डिग्री। ट्राईएक्सियल टेस्ट के लिए हमें देखना है, ट्राईएक्सियल टेस्ट में क्या होता है, सिग्मा सी भी आता है और सिग्मा डी भी आता है। जो सिग्मा सी की वैल्यू गिवन है वो है 50 किलो पास्कल एंड जो सिग्मा डी की वैल्यू गिवन है वो है 100 किलो पास्कल। अगर सिग्मा सी की बात करें तो ये किसके इक्वल होता है, सिग्मा 3 के, और जो सिग्मा 1 आता है वो क्या होता है, सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी। तो यहाँ से सिग्मा 1 क्या आ जाएगा 150 किलो पास्कल और सिग्मा 3 क्या है 50 किलो पास्कल। क्वेश्चन में हमें पूछा गया इंटरनल फ्रिक्शन यानी फाई की वैल्यू पूछी गई है। सैंड स्पेसिमेन के लिए पूछा गया तो सैंड के लिए क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो कोहिजन की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2 है, वो टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि c की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से देखिए सिग्मा 1 की वैल्यू है अपने पास में 150 किलो पास्कल, सिग्मा 3 की वैल्यू है 50, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 10 45 प्लस 5/2 इज इक्वल टू √3। 10 इनवर्स √3 की अगर बात करें तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है। यहाँ से आ गया 45 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 60 या 5/2 इज इक्वल टू 15 या 5 इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी डन विदाउट अनडिस्टर्ब सैम्पलिंग। ए है shear स्ट्रेंथ ऑफ सैंड, बी है shear स्ट्रेंथ ऑफ क्ले, सी है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पेक्शन पैरामीटर, डी है अटरबर्ग लिमिट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी shear स्ट्रेंथ ऑफ क्ले। अगर क्ले की shear स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी हो तो उसमें जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो डिस्टर्ब डेफिनेटली होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि उसके सैम्पलिंग हम विदाउट अनडिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ shear स्ट्रेंथ इज इक्वल टू C प्लस 10I इज गिवन बाई ए है रैंकाइन, बी है कूलॉम्ब, सी है न्यूटन, डी है मोर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी कूलॉम्ब। जो S इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा एन 10 फाई, यहाँ I डिनोट किया है, ये इंटरनल एंगल ही है। तो ये इक्वेशन सबसे पहले किसके थ्रू गिवन थी, कूलॉम्ब के थ्रू। तो यहाँ पे shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और भी क्लियर करना चाहती हूँ कि मैक्सिमम से 5 लेक्चर और लेंगे हम सॉइल के और उसमें हमारा सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी SOM स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अर्थ प्रेशर से रिलेटेड, वर्टिकल स्ट्रेस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।